गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसआर क्लासेस। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम क्लास 9 टू 12 की हिंदी की गद्य और पद्य व्याकरण कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज उसमें सर्वप्रथम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, हमारा पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, कितने अंकों का होने वाला है, हमें कौन से भाग पर कितना फोकस करना है, ये सब चीजों के लिए हमें सबसे पहले इसके पाठ्यक्रम पर ध्यान देना। तो तैयार हो जाए। हमारा पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है ये आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के लिए हमारे हिंदी अनिवार्य विषय के लिए हमारा यह सिलेबस होने वाला है, पाठ्यक्रम होने वाला है। ध्यान दें बच्चों, यह सिलेबस हमारा 4 पार्ट में होने वाला है। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। इन 4 खंडों में विभक्त होकर के सबसे पहला हमारा जो भाग होने वाला है अपठित बोध का। तो सबसे पहले आप लिखना साथ साथ शुरू कर दें, अपठित बोध। अपठित बोध जो है बच्चों, ये हमारा 12 अंकों का होने वाला है। अंक होंगे इसके 12, जिसमें आप ध्यान दें अपठित बोध में सबसे पहला भाग हमारा रहेगा अपठित गद्य का। अपठित गद्यांश ये रहेगा बच्चों हमारे लिए 6 अंकों का। एक अंक के 6 प्रश्न, एक अंक के 6 प्रश्न आने वाले हैं। कुल हमारा रहने वाला है ये 6 अंकों का। ये गद्य भाग जो है हमारा 12 अंकों का। दूसरा भाग इसका रहेगा, प्रथम भाग का ही खंड क। ये हमारा प्रारंभ होगा सबसे पहले खंड क। इस खंड क का हमारा अपठित बोध में पहला प्रश्न रहेगा अपठित गद्यांश का और दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा अपठित पद्यांश का। ध्यान दें बच्चों, पहला प्रश्न होगा हमारे अपठित गद्यांश का और दूसरा प्रश्न होगा हमारे अपठित पद्यांश का, जिसमें हमारे अति लघु उत्तरात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। एक अंकों के 6 प्रश्न होंगे और ये इस तरह से हमारा अपठित पद्यांश भी हो जाएगा 6 अंकों का। इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सभी प्रश्न जो होने वाले हैं ये हमारे अति लघुत्तरात्मक होने वाले हैं। अति लघुत्तरात्मक यानी एक अंक के होने वाले हैं जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अति लघुत्तरात्मक मतलब एक अंक के होने वाले हैं, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर एक पंक्ति में ही देना है। उसमें हमें ब्रीफ या डिटेल नहीं करना है, हमें केवल एक पंक्ति में एक अंक के योग्य ही उसकी उत्तर सीमा लिखनी है। फिर इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है खंड ख। बस खंड क जो है ये हमारा इतना ही होने वाला है अपठित बोध का, जो होने वाला है 12 अंकों का। ध्यान दें एक बार फिर से, अपठित बोध का हमारा जो भाग होने वाला है खंड क, ये कुल हमारे 12 अंकों का होने वाला है, जिसमें अपठित गद्यांश जैसे पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और उससे संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि एक अंकों के 6 प्रश्न रहेंगे और पूरा अपठित गद्यांश हमारा 6 अंकों का रहेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा अपठित पद्यांश का, जिसमें भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक अंक के लिए पूछे जाएंगे। कुल हमारा अपठित पद्यांश भी हो जाएगा 6 अंकों का। और इस प्रकार से ये हमारे प्रश्नों का जो टाइप है वो बन जाएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। फिर आता है बच्चों खंड ख, और खंड ख में रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन मीन्स आप अपनी रचना के आधार पर, अपने व्याकरणिक ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। इसमें आप देखें हमारे इस रचनात्मक ज्ञान में रहेगा पहला प्रश्न जो रहेगा हमारा निबंध लेखन का। निबंध लेखन पहला प्रश्न रहेगा हमारा बच्चों निबंध लेखन का, जो हमारे लिए रहेगा 4 अंकों का, 5 अंकों का, जिसमें हमारे विकल्प रहेंगे। ये हमारे पास विकल्प रहेगा, विकल्प सहित माने 2 या 3
मोस्टली 3 निबंध दिए हुए रहते हैं उसमें, जिसमें से आपको कोई एक करना है। और ये रहेगा, एक प्रश्न रहेगा आपके 5 अंकों का, तो निबंध हो जाएंगे आपके 5 अंकों के। ध्यान दें बच्चों, हमारा रचनात्मक लेखन जो है, रचनात्मक लेखन में आप ध्यान दें कि ये हमारा पहला प्रश्न होगा, वो होगा निबंध लेखन का, जिसमें हमारे विकल्प दिए हुए रहेंगे 2 या 3। आप मान के चले 3 ही रहेंगे विकल्प सही। 3 में से कोई एक आपको करना होगा, जो आपके रहेगा 5 अंकों। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा भाग, इसी का रहेगा पत्र लेखन का। ध्यान दें बच्चों, इसमें हमारे रहेगा ये पत्र लेखन, जिसमें हमारे पास प्रश्न रहेंगे अर्धशासकीय पत्र। इस पत्र लेखन में रहेगा हमारे अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति लेखन, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति लेखन और ज्ञापन और अधिसूचना। ज्ञापन और अधिसूचना, ये रहेगा हमारा एक प्रश्न रहेगा, जो रहेगा 4 अंकों। कुल हमारा पत्र लेखन का जो भाग रहेगा, प्रश्न रहेगा, वो रहेगा हमारे 4 अंकों का। ध्यान दें बच्चों, दूसरा हमारा रचनात्मक लेखन का जो दूसरा भाग रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा, वो पत्र लेखन का रहेगा। अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति लेखन, ज्ञापन और अधिसूचना, ये एक प्रश्न रहेगा आपके 4 अंकों का। और इसी रचनात्मक लेखन में हमारा तीसरा भाग रहेगा विभिन्न माध्यमों से लेखन। विभिन्न माध्यमों से लेखन, इसमें रहेगा आपके, जो हमने पिछली बार 11वीं कक्षा में संचार माध्यम पढ़ा था, समाचार किसे कहते हैं, समाचार लेखन किसे कहते हैं, ये सारे भाग जो पढ़े थे, जो हमने संवाद सेतु वाली बुक में से पढ़े थे, उसी का ही अगला भाग या उससे थोड़ा और आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें रहेंगे विभिन्न माध्यमों से लेखन। तो ये रहेगा आपके 2 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे। ध्यान दें बच्चों, ये आपके 2-2 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे। कुल हो जाएगा आपका 4 अंकों का यह भाग। और चौथा भाग आपका इसी का ही रहेगा, फीचर लेखन या व्यावहारिक लेखन का ही, फीचर लेखन या आलेख। ये रहेगा आपके 3 अंकों का। फीचर लेखन रहेगा आपका, एक प्रश्न रहेगा आपके 3 अंकों का। कुल हो जाएंगे आपके ये 3 अंक। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ध्यान दे लें, हमारा पहला भाग रहेगा खंड क जो है, वो रहने वाला है अपठित बोध का। ये होने वाला है आपके 12 अंक का। और उस अपठित बोध में आपके पहला भाग रहेगा अपठित गद्यांश का, जो एक अंक के 6 प्रश्न रहेंगे, अति लघु उत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा भाग रहने वाला अपठित पद्यांश का, जो भी आपके एक अंक के 6 प्रश्न होने वाले हैं। और ये इस प्रकार से 6 अंकों का आपका ये अपठित पद्यांश होगा। खंड ख, जिसके रचनात्मक लेखन में आपको ध्यान देना है, पहला भाग रहेगा आपका, पहला प्रश्न रहेगा निबंध लेखन का, जो आपके विकल्प सहित रहेगा। एक निबंध करना होगा, जो आपके होगा 5 अंकों का। और दूसरा भाग इसी का होगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको करना होगा अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना। ये आपके एक अंकों के आपके 4 प्रश्न रहेंगे। फिर है विभिन्न माध्यमों से लेखन, जो आपके रहेंगे 2-2 अंकों के। विभिन्न माध्यमों से लेखन, ये हम जो समाचार लेखन वगैरह किए थे, उसी के समाचार किस तरह से लिखते हैं, किस किस प्रकार के समाचार होते हैं, वो थोड़ा उसमें डिटेल हो जाएगा, जो आपको जब पाठ्यक्रम करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर 2-2 अंकों के ये 2 प्रश्न रहेंगे, जो 4 अंकों के होंगे। चौथा प्रकार रहेगा आपका, चौथा प्रश्न रचनात्मक लेखन का रहेगा, फीचर लेखन या कि आलेख। इसमें आपके विकल्प रहेगा।
ये आप ध्यान दें, इसमें आपके विकल्प रहेगा, आपको किस तरह से फीचर लेखन लिखना है और किस तरह से आपको आलेख लिखना है। ये आपको हम जब पाठ्यक्रम करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये आपके रहेगा 1 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे तीसरा भाग, जो हमारा रहेगा व्यावहारिक व्याकरण। और 1 मिनट में वापस से इसको लिख देती हूँ, आपने नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अपठित गद्यांश है हमारा पहले, और दूसरा है अपठित पद्यांश। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। फिर ये है आपका खंड ख। मैं 2 मिनट हट जाती हूँ, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक हम अगला भाग और करेंगे। लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम करेंगे पार्ट ग। पार्ट ग में बच्चों हमने जितना भी व्याकरण पढ़ा है या पढ़ेंगे उस व्याकरण का भाग रहेगा। ये तो हमारा रचनात्मक लेखन, पत्र का, निबंध का, ये पूरा का पूरा रचनात्मक लेखन है। और अब हमारी जो व्याकरण है, व्याकरण में से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा तीसरा भाग खंड ग रहेगा। खंड ग रहेगा हमारा व्यावहारिक व्याकरण। ध्यान दें बच्चों, खंड ग रहने वाला है हमारा व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण में ध्यान दें, इसमें रहेगा हमारे भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये सारी चीजें हम इस विषय में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और इसके बाद लिपि, ये हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न रहेगा आपका तीनों में से, भाषा, व्याकरण, लिपि, इन तीनों में से आपका कुछ पूछा जा सकता है। ये रहेगा आपके 2 अंकों का। अच्छा, ये और ध्यान दें बच्चों, व्यावहारिक व्याकरण रहेगी आपके 8 अंकों के। व्यावहारिक व्याकरण रहेगी आपके 8 अंकों के। इसमें भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि कौन कौन सी होती है, किसे कहते हैं, ये सारे भाग जो है या जो बिंदु जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद व्यावहारिक व्याकरण का हमारा दूसरा भाग रहेगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति ये भी आपके रहेगी बच्चों 2 अंक की। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये बहुत अच्छे से हम इसको शब्द शक्ति का पढ़ेंगे। फिर है तीसरा भाग है हमारा अलंकार। व्यावहारिक व्याकरण का ही तीसरा भाग रहेगा अलंकार, और ये भी रहेगा बच्चों 2 अंक का, जिसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि अलंकार किसे कहते हैं, और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं। ये जितने भी प्रकार होते हैं इनका उदाहरण देकर के आपसे पहचानने के लिए पूछा जा सकता है कि आपको कंकन के लिए नुपुर ध्वनि सुने, तो इसमें आपके कौन सा अलंकार है, कोई भी एग्जाम्पल देकर के आपसे अलंकार पूछा जा सकता है। या आपको अलंकार, यमक अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो ये अलंकारों की परिभाषा देकर के 100 उदाहरण समझेंगे। तो ये आपके अलंकार का टॉपिक रहेगा, ये रहेगा आपके 2 अंकों का। इसके बाद इसी का ही चौथा पार्ट रहने वाला है बच्चों पारिभाषिक शब्दावली। ध्यान दो बच्चों, ये पारिभाषिक शब्दावली। अब ये पारिभाषिक शब्दावली कहते किसको, पारिभाषिक शब्दावली। ध्यान दें, पारिभाषिक शब्दावली उसे कहते हैं बच्चों जो जिस तरह से हम आजकल हमारे जीवन में, नित्य प्रतिदिन के जीवन में अंग्रेजी भाषा ने जिस तरह का प्रभुत्व ले लिया है, हम हिंदी में काम करते हैं, हिंदी विषय का भी काम करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम किस तरह से करें, ऑनलाइन क्लासेस। अब इसका कोई भी हिंदी रूपांतरण नहीं बोला जाता, ट्रांसलेशन नहीं बोला जाता। इसी प्रकार से प्रशासकीय जो काम किए जाते हैं, गवर्नमेंट के जो काम किए जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट, ये शब्द कौन सा है, हमारे आंग्ल भाषा का ही तो शब्द है। इसी प्रकार के लॉयर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, ये इस तरह के शब्द जो है तो आंग्ल भाषा के,
लेकिन हिंदी में पूरी तरह से रूढ़ हो चुके हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? प्रशासन से संबंधित जो शब्दावली रहती है, आंग्ल भाषा की जो शब्दावली रहती है, उनका हिंदी ट्रांसलेशन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशासन, इसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इस प्रकार से आपसे दोनों तरह के पूछे जा सकते हैं कि कोई भी इंग्लिश वर्ड दे दिया और उसका आपको हिंदी में, या आप यूं समझ लें कि जब आप छोटे थे तो इंग्लिश जो पढ़ते थे तो आप क्या करते थे? ट्रांसलेशन वर्ड मीनिंग लिखते थे। इसी प्रकार से जो प्रशासकीय शब्दावली है उसको हमें हिंदी से इंग्लिश में रूपांतरित करना है और इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरित करना है, उसको ही हम कहेंगे परिभाषित शब्दावली। ये भी रहेगा आपके 2 अंकों का। तो ध्यान दें बच्चों, हमारा जो खंड ग होने वाला है ये होने वाला है व्यावहारिक व्याकरण का। ये कुल कितने अंकों का होगा बच्चों? 8 अंक का होगा, और जिसमें पहला भाग रहेगा हमारा भाषा, व्याकरण और युक्ति का परिचय, जो रहेगा आपके 2 अंकों का। फिर है शब्द शक्ति, ये भी रहेगी आपकी 2 अंकों की। तीसरा रहेगा आपका अलंकार, ये भी रहेगा आपका 2 अंकों का। और चौथा रहेगा आपका पारिभाषिक शब्दावली, ये भी रहेगी आपके 2 अंकों की। तो ये आपका खंड ग रहेगा, और इसी खंड ग में ही हमारे भाग और रहने वाला है। सॉरी बच्चों, एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये आपका जो व्यावहारिक व्याकरण है ये रचनात्मक व्याकरण के साथ खंड ख में ही सम्मिलित रहने वाला है। थोड़ा सा करेक्शन कर लें, इसमें आप खंड ग परिवर्तित ना करके इसमें हमारा जो रचनात्मक लेखन खंड ख में जो किया था, ये खंड ख का भाग भी कंटिन्यू रहने वाला है। ये इतना रचनात्मक लेखन और व्यावहारिक लेखन, व्यावहारिक व्याकरण, ये दोनों भाग हमारे खंड ख में रहने वाले हैं। दोनों व्यावहारिक या कहें कि व्याकरण के बिंदुओं के बाद, इसके बाद हमारा खंड ग प्रारंभ होगा, जो हमारी 2 किताबें हैं। एक है हमारी आरोह और दूसरी हमारी विता, उन्हीं किताबों से संबंधित है। तो ध्यान दें बच्चों, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपके खंड ख का ही कंटिन्यू रहेगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम खंड ग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों आपने। अब हम करेंगे खंड ग। थोड़ा सा करेक्शन कर लें, हमारा खंड ग जो है वो अब प्रारंभ होगा। ये कहां से प्रारंभ होगा? हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह, खंड ग में हमारा पहला भाग रहेगा आरोह भाग 2। आरोह भाग 1 तो हमने बच्चों 11th में पढ़ लिया था। अब ये दूसरा भाग जो रहेगा हमारा आरोह भाग 2, ये हमारे खंड ग में प्रारंभ होगा। इसमें आप ध्यान दें कि हमारा पहले टाइप का जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या, ये व्याख्या हमारे गद्य और पद्य दोनों भाग से रहेगी। गद्य भाग हमारा जो पठित गद्य भाग है वो, और प्लस हमारा पद्य भाग, दोनों भाग से रहने वाली है। ये हमारी रहने वाली दोनों गद्य और पद्य, दोनों से ही आप क्या समझ लें 2 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न रहेगा। एक आपका गद्य से सप्रसंग व्याख्या रहेगी जो आपकी विकल्प सहित, आप चाहें तो इसमें मेंशन कर लें विकल्प सहित। विकल्प सहित में गद्य और पद्य में विकल्प नहीं होगा बच्चों, ध्यान दें आप। गद्य में आपके 2 गद्य भाग, पठित गद्य भाग दिए हुए रहेंगे, जिसमें से किसी एक गद्य भाग के आपको प्रश्नोत्तर जो दिया है परिव्याख्या करनी होगी, और दूसरा रहेगा आपका पद्य भाग के जो 2 भाग दिए रहेंगे उसमें से किसी एक को आपको व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या रहेगी आपके गद्य भाग से, एक रहेगी आपकी, यूं लिख लें आप, एक रहेगी आपके गद्य भाग से प्लस एक रहेगी आपके पद्य भाग से, जो कैसे रहेगी? विकल्प सहित रहेगी। और ये आपके रहेगी 2 प्रश्न हो जाएंगे आपके, एक गद्य की व्याख्या के और एक पद्य की व्याख्या के। ये दोनों ही व्याख्या के जो प्रश्न रहेंगे ये 6 अंकों के रहेंगे। कुल व्याख्या के प्रश्न आपके कितने अंकों के हो जाएंगे बच्चों? 12 अंकों के। फिर से देख लें, सप्रसंग व्याख्या एक गद्य की रहेगी, जो आपके पास विकल्प रहेगा 2 गद्यों में से एक गद्य की व्याख्या करना। दूसरा रहेगा एक पद्य की व्याख्या रहेगी, जिसमें आपके 2 पद्य दिए रहेंगे, उन 2 पद्यों में से एक की व्याख्या करना। इस प्रकार से 2 सप्रसंग व्याख्याएं आएगी जो 6 अंकों की होगी। कुल आपके हो जाएंगे ये 12 अंक। और ये हमारी आरोह बुक जो है ये कुल हो जाएगी आपके 32 अंकों की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 12 अंक यहाँ कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप ध्यान दें, सबसे पहले होगा हमारा निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे
निबंधात्मक प्रश्न में यहाँ पर भी आपको एक तो गद्य से करना होगा। निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है बच्चों, जो रहेगा आपका एक प्रश्न रहेगा गद्य भाग से और एक प्रश्न रहेगा आपका पद्य भाग। इसमें भी आपके विकल्प रहेगा बच्चों, ये भी आपके विकल्प सहित रहने वाला है। और ये रहेगा आपके 5 अंकों का 2 प्रश्न, एक गद्य भाग से विकल्प रहेगा, गद्य के 2 प्रश्न दे दिए उसमें से कोई एक करना है, और एक पद्य भाग से पद्य के 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे जिसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो ये इस प्रकार से आपके 2 प्रश्न हो जाएंगे निबंधात्मक, जो कितने अंकों के हो जाएंगे? 5 अंकों के। इस प्रकार से ये आपके निबंधात्मक प्रश्न 10 अंक हो जाते हैं। कुल हो गए हमारे 22 अंक। तो ठीक है बच्चों, आरोह भाग के खंड ग में हमारा पहला भाग रहेगा सप्रसंग व्याख्या, जो रहेगी हमारी एक रहेगी गद्य भाग से विकल्प से और दूसरी रहेगी हमारी पद्य भाग के विकल्प सहित रहेगी, जो हमारी 2 व्याख्या हो जाएंगी 6-6 अंकों की। इस प्रकार से हमारे व्याख्या का जो भाग रहेगा वो 12 अंकों का हो जाएगा। और दूसरा भाग रहेगा हमारा निबंधात्मक। निबंधात्मक प्रश्न भी एक प्रश्न रहेगा हमारा गद्य भाग से, जो हमारे विकल्प रहेगा उसमें भी, और दूसरा रहेगा हमारा पद्य से जिसमें भी विकल्प रहेगा। इस प्रकार से 2 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे जो कि 5-5 अंकों के होंगे। तीसरा हमारा भाग रहेगा इसमें आरोह की पाठ्य पुस्तक से, ध्यान दें बच्चों, ये रहेगा हमारा लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये रहेगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। इसमें हमारे रहेगा एक प्रश्न रहेगा 2 अंकों का, एक प्रश्न रहेगा, अच्छा ये रहेगा लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होने वाला है ये पद्य भाग से होगा। ध्यान दें बच्चों, ये होगा पद्य भाग से, जो हमारा एक प्रश्न रहेगा लघुत्तरात्मक का और ये होगा हमारा 2 अंकों का। और इसके बाद इसी का लघुत्तरात्मक भाग रहेगा हमारा, ये लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे जो रहेंगे हमारे गद्य भाग से, और ये रहेगा एक प्रश्न रहेगा आपके 3 अंकों का, ठीक है बच्चों। ये हमारे प्रश्न, एक 2 प्रश्न रहेंगे निबंधात्मक, एक गद्य से एक पद्य से, जो 5-5 अंकों के होंगे। दूसरा रहेगा लघुत्तरात्मक प्रश्न पद्य भाग से, एक प्रश्न रहेगा जो कि 2 अंकों का होगा। इसी प्रकार से लघुत्तरात्मक प्रश्न का गद्य भाग से होगा जो कि हमारे रहेगा 1 अंक प्रश्न रहेगा 3 अंकों के लिए। इसके बाद आप ध्यान दें, हमने कवि परिचय और लेखक परिचय, हम जब भी पाठ पढ़ते हैं उससे पहले कवि परिचय या लेखक परिचय अवश्य करते हैं। पद्य भाग है तो उसका कवि परिचय पूछा जाएगा, उसका जन्म परिचय क्या है, उसका साहित्यिक परिचय क्या है। और इसी प्रकार से गद्य भाग का यदि हम चैप्टर पढ़ रहे होते तो उस लेखक का क्या जन्म परिचय है और क्या ही उसका साहित्यिक परिचय। तो ये हमारे लिए व्यर्थ नहीं है बच्चों, ये रहेगा हमारे 5 अंकों का। ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कवि या लेखक परिचय, कवि या लेखक परिचय। तो जिस भी कवि को हम पढ़ेंगे, जिस भी लेखक की रचना को हम पढ़ेंगे, उनकी किसी भी गद्य रचना को या पद्य रचना को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उनका जन्म परिचय और उनका साहित्यिक परिचय ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसका एक प्रश्न रहेगा जो रहेगा आपके 5 अंकों का, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा बच्चों। ये बहुत ध्यान से हमें हर कवि और हर लेखक के जन्म परिचय के विषय में और उनके साहित्यिक परिचय और उसमें उनका पुरस्कार और सम्मान उनको क्या मिला हुआ है, ये सारी डिटेल जो है हमें इस कवि परिचय और लेखक परिचय में हमें पढ़ने को मिलेगी। तो ये रहेगा आपका 5 अंकों का एक प्रश्न। समझ में आ गया होगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस फिर मैं अगला भाग और लिखवा देती हूँ आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बच्चों। अब हम अंतिम भाग करते हैं इसका, भाग घ, ठीक है। और ये भाग घ कहां से रहेगा? ये रहेगा हमारा वितान भाग 2, हमारी दूसरी बुक है ना बच्चों, वो रहेगा हमारा वितान से। वितान की जो हमारी बुक है ये रहेगी बच्चों 12 अंकों की। वितान की बुक भी रहने वाली है हमारी 12 अंकों की, जिसमें रहेगा निबंधात्मक प्रश्न। इसमें भी 2 तरह के प्रश्न होंगे बच्चों, एक रहेगा हमारा निबंधात्मक प्रश्न
और ये रहेगा आपका, इसमें एक प्रश्न रहेगा जो 6 अंकों का रहेगा। ठीक है बच्चों, ये रहेगा 6 अंक का। एक ही प्रश्न रहेगा जो हमारे जितने भी हम वितान के 4-5 पाठ रहेंगे, वो जितने भी हम पढ़ेंगे उसमें से एक प्रश्न रहेगा आपका 6 अंकों का। और ये आपका विकल्प सही है, आप लिख लें, इसे मेंशन कर लें, विकल्प सही। मैं इसको शॉर्टली लिख रही हूँ, V.S, इसका मतलब है विकल्प सही। मतलब कि हमारे जितने भी हम वितान के चैप्टर पढ़ेंगे उसमें से कोई भी 2 दिए रहेंगे और 2 में से कोई एक हमें प्रश्न करना है, निबंधात्मक प्रश्न करना है, जो कितने अंकों का रहेगा, 6 अंकों का रहेगा। और इसी प्रकार से हमारा इस वितान का ही दूसरा भाग रहेगा जिसमें रहेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ध्यान दें बच्चों, ये रहेंगे हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये रहेंगे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये ध्यान दें, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अंकों के 6 प्रश्न आने वाले हैं, 1 अंक। तो हमें डिटेल में कोई भी पंक्ति उठा करके हमसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसलिए हमें थोड़ा डिटेल में भी पाठ को पढ़ने की और बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ये लघुत्तरात्मक नहीं है, अति लघुत्तरात्मक, एक पंक्ति के ही प्रश्नोत्तर आने वाले हैं। तो ध्यान दें, भाग घ में वितान भाग 2 से प्रश्न आने वाले हैं और ये हमारी 12 अंकों की होने वाली है, जिसमें एक प्रश्न रहेगा हमारा विकल्प सही रहेगा जो 6 अंकों का होगा, हमारे इसी वितान से संबंधित, और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। 6 प्रश्न आएंगे जो कि एक अंकों के होंगे। इस प्रकार से यह भी हमारा 12 अंकों का हमारा वितान का भाग हो जाने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इसका सारा पाठ्यक्रम कर लिया है कक्षा 12वीं का, और कल अगला जो भी वीडियो होगा हमारा, आने वाले वीडियो में हम इसका पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम पद्य भाग से, अलंकार से, हमारे थोड़ा व्याकरण का जो टॉपिक है व्याकरण से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको वो पढ़ने जो व्याकरण के पॉइंट जो हमारे जो पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे उसमें ये काम आने वाला है, ऐसा व्याकरणिक हम बिल्कुल लेने वाले हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।